आज की इस क्लास में अपन जो अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा है वेव ऑप्टिक्स, इसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज अपन जो इस टॉपिक मतलब जो अपना प्रकाश का जो तरंग वाला भाग है, इसमें अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रयोग है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, वो पढ़ने वाले हैं। अभी तक अपन ने क्या चीजें पढ़ी हैं, थोड़ा सा अपन उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, और प्रकाश के व्यतिकरण में अपन ने देखा कि जब कोई दो या दो से अधिक एक समान आयाम और आवृत्ति वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग का जो आयाम है कभी तो हमें अधिकतम मिलता है, उस दौरान हम कहते हैं यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, और कहीं पे न्यूनतम प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो इसमें अपन ने दो प्रकार पढ़ लिए थे इसके, संपोषी और विनाशी। संपोषी व्यतिकरण पढ़ा, फिर पढ़ा अपन ने विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए, आज की इस क्लास में अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश के व्यतिकरण में अपन देखो, एक तो अपन ने पढ़ा था परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, y बराबर कैपिटल R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, इसके अलावा देखिए R का सूत्र भी अपन ने पढ़ लिया था, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और यहाँ पर cos फाइव। इस प्रकार से y और r के सूत्र, इसके अलावा थीटा का सूत्र भी अपन ने निकाल लिया था। अब आज अपन बात करेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग आपको मिल रही है, उस परिणामी तरंग की तीव्रता के बारे में। बोलो किसके बारे में बात करेंगे? तीव्रता के बारे में। अब तीव्रता को पढ़ने से पहले आपको क्या चीजें समझ में पहले से समझी हुई रहनी चाहिए, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ आपको मैंने संपोषी और विनाशी में दो चीजें करवाई थी, याद करो आप। एक तो आपको कराया था मैंने कलांतर, एक तो क्या पढ़ा था अपन ने? कलांतर, और एक पढ़ा था पतांतर। तो कलांतर और पतांतर दोनों आपको पहले से पता रहने चाहिए, तभी अपन क्या कर पाएंगे भाई, आगे इनकी तीव्रता के बारे में पढ़ पाएंगे। तो कलांतर को अपन लिखते हैं डेल फाई से, और यहाँ पर कितना आया था याद करो आप। हमने जब कलांतर निकाला था तो जो इसकी वैल्यू आई थी वो यहाँ पर आई थी आपके, यदि अपन किसकी सहायता से निकालेंगे? पतांतर की सहायता से। ठीक है, तो जो अपना संपोषी के लिए था वो था आपके n लैम्डा बाई 2। कितना था? एक मिनट, ये था आपका 2n पाई, यानी कि पाई का समगुणज। बात करें किसके लिए? विनाशी के लिए, तो ये डेल पाई की वैल्यू थे आपके 2n प्लस 1, और यहां पर था पाई। ठीक है, यहां तो था विषम गुणज, यहां था समगुणज। ठीक है, और n बराबर कितना लिखते हैं बोलो? 0 से स्टार्ट करते हैं अपन, और इस प्रकार 1 2 3 अपन आगे तक मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो संपोषी और विनाशी के लिए ये तो था कलांतर। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पतांतर, तो पतांतर की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली थी। तो डेल एक्स यहाँ पर कितना आया था? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसमें पाई की जगह तो कर दो लेमडा। देखो एन का तो एन रहने दो, एन का तो एन रख दिया, पाई का लेमडा कर दिया, और 2 का भाग लगा देना। जब 2 का भाग लगाओगे 2 कट जाएगा, और पाई की जगह लेमडा कर दिया। यहाँ पर पतांतर कितना आया था? डेल एक्स बराबर, यहाँ पर बात करें तो 2n प्लस 1, ये तो है जैसे रहने वाला है, लेकिन पाई की जगह हमें करना था लेमडा और भाग देना था 2 का। तो ये अपने कलांतर भी हो गया और पतांतर हो गया। ठीक है बात। आज अपन तीव्रता के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखिए ये चीजें आपको पहले से याद रखनी है। अब प्रकाश का व्यतिकरण अपन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बात करते हैं तरंग की तीव्रता। किसकी बात करेंगे? तरंग की तीव्रता, जिसको लिखते हैं आई से। इसके लिए आप याद रखें कि ये ना हमेशा इसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। बोलो क्या होगी? ये देखो, आयाम का वर्ग किया, इसके समानुपाती होती है कौन? तीव्रता। यानी कि जब भी अपन व्यतिकरण की घटना के अंदर जो तरंगों की तीव्रता के बारे में बात करते हैं, तो जो आई है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं आई समानुपाती। यदि अपन पहली तरंग की बात कर रहे हैं तो आयाम उसका ए लिया था अपन ने। ठीक है, a1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को मैं सरल करके कैसे लिखूंगा बोलो? आई बराबर, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा k a1 का स्क्वायर। ये आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, ऐसे यदि ये पहली तरंग के लिए था, ये पहली तरंग के लिए। ठीक है, अब दूसरी तरंग के लिए कैसे लिखोगे इसी को? तो यहाँ लिखेंगे आई समानुपाती, यहाँ 1 भी लगा दो। पहली तरंग के लिए क्या लगाएंगे? 1, और सेकंड के लिए क्या लगाएंगे? 2। यहाँ लिखेंगे a2 का स्क्वायर, इसको सरल करके लिखेंगे
I2 बराबर के A2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब सुनो, यहां पर बात करते हैं परिणामी तरंग की। किसकी बात करेंगे? परिणामी तरंग की तीव्रता। तो परिणामी तरंग की तीव्रता की बात करें तो उसको अपन लिखेंगे I से, और समानुपाती होगी वो R स्क्वायर से। बताओ R क्या है? परिणामी तरंग का आयाम। अब इसको सरल करके लिखने पर क्या आएगा बोलो? I बराबर यहाँ पर बनने वाला है के R स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 3। बोलो क्या बन गया? समीकरण नंबर 3। अब देखना आप, ये चीजें अपन कर ली है अपन ने, इसके बाद हमें क्या करना है, कैसे आगे डेरिवेशन चलने वाली है, तो ध्यान से समझना। इन्हीं फॉर्मूलों का मैं यूज करूंगा आगे। यहाँ कैसे देखिए, बात करें अपन आर के सूत्र की, तो आर बराबर अपने को क्या मिला था? यदि अपन बात करें a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यहाँ पर था cos फाइव। ठीक है, और ऊपर क्या था बोलो? अंडर रूट। अब देखना आप, मैं चाहूं तो इस अंडर रूट को हटा के इधर क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर। अपन ने पहले स्क्वायर किया था, बाद में अपन ने अंडर रूट लगाया था, याद है ना आपको? तो अब एक काम और कर दो, इधर से स्क्वायर हटा दो और इधर लगा दो, सॉरी इधर अंडर रूट हटा के इधर क्या लगा दो? स्क्वायर। लगा दिया आपने। अब आगे देखना, यहां आपको क्या लाइन लिखनी है? दोनों तरफ, दोनों तरफ किससे गुणा करने पर? के से गुणा करने पर, गुणा करने पर। जैसे आप के से गुणा करोगे, देखना क्या बनेगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपके के आर स्क्वायर बराबर के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और के से भी गुणा कर दो आप, 2 के A1 A2 और साथ में cos फाइव। ठीक, अब देखिए आप समीकरण 1, 2 और 3, आपको तीनों की वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, दिख रही है ना? यहाँ समीकरण 1 के A1 का स्क्वायर ये रहा, के A1 का स्क्वायर। समीकरण 2 के A2 का स्क्वायर ये रहा, और के आर स्क्वायर ये रहा। मतलब 1, 2, 3 से मान तो यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? इसको मैं एक अलग रूप में लिख रहा हूं, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पर? देखिए आप पहले इसको एक बार एज से लिख दीजिए। एक बार वापस से लिखिए, के आर का स्क्वायर बराबर के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब मैं यहाँ पे एक चीज चेंज कर रहा हूँ, देखो 2 का 2 है। इस ये जो है ना के, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखना इसको लिख दूंगा मैं अंडर रूट के, फिर अंडर रूट के, तो गुणा करने पर वापस क्या हो जाएगा? क्या? बिल्कुल, 2 बार यदि अंडर रूट वाली संख्या को गुणा करेंगे तो वो अंडर रूट हट जाएगा, ये तो आपको पता है। अब बाद में जो चीज बची है यहाँ पर क्या है बोलो? A1, और एक और काम कर दो, चलो इसको भी अंडर रूट में डाल दो, ऐसे लिखो इसको। कंप्लीट चीज कैसे लिखेंगे देखो, अंडर रूट के A1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट के A2 का स्क्वायर, और साथ में cos फाइव। अब इसको आप समझो कि मैंने ये कैसे लिखा, जो आपके ब्लू कलर से लिखा हुआ ना, इसको समझो। देखो ये, इसको मैंने ये कैसे लिखा, यदि इसको सरल करते हैं एक बार, देखो A1 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा A1 बचेगा। A2 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटे मतलब स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा A2 बचेगा। अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के करेंगे तो के बचेगा। इसका मतलब इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिखा है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने, मान रख दीजिए। क्या आएगा बोलो मान रखने पर? यदि के आर का स्क्वायर देखेंगे तो वो है आई, यहाँ तो हो जाएगा देखो आई बराबर के A1 का स्क्वायर क्या है? I1 प्लस के A2 का स्क्वायर क्या है? I2 प्लस यहाँ है 2। अब इसको देखो आप, अंदर देखो आप, के A1 का स्क्वायर ये रहा, के A1 का स्क्वायर ये कितना है? I1, तो अंडर रूट के अंदर I1 हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर I1। फिर देखो अंडर रूट लगाओ, के A2 का स्क्वायर क्या है? के A2 का स्क्वायर है I2, और साथ में cos फाइव। ठीक है भाई, यहां तक ये जो आया आपके फाइनल फॉर्मूला, ये किसका आ गया बोलो? परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र। ये आपको क्लियर समझ में आया क्या? ये बताइए आप। व्यतिकरण की घटना में अपन ने प्रकाश की तरंग की जो तीव्रता है वो अपन ने निकाली है। फॉर्मूला आया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और साथ में cos फाइव। अब इसी तीव्रता को अपन निकालेंगे किसके लिए? समपोषी और विनाशी के लिए। बोलो किसके लिए करेंगे? समपोषी के लिए
इधर संपोषी व्यतिकरण के दौरान क्या होगा इसके साथ, और इधर अपन कर लेंगे विनाशी व्यतिकरण। ये अब देखिए आप इसमें क्या करते हैं अपन, भाई हमें पता है संपोषी के अंदर क्या होता है, अधिकतम आना चाहिए, आई का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम। इसलिए cos फाई की वैल्यू अपन चेक करेंगे तो प्लस की 1 कब होती है बोलो, cos की वैल्यू हमेशा कब होगी प्लस में, 1 कब होगी, तो जब आप cos 0 की बात करते हो या तो 0 डिग्री रखते हो या फिर देखो समगुणज में चलना चाहिए ना, ये रहा यहाँ पर अभी। अब ये देखो पीछे अपन ने कलांतर 2n पाई यानी कि पाई का समगुण, या तो होना चाहिए पाई, भाई 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई और 2 रखेंगे तो 4 पाई, यानी ऐसे चलना चाहिए। तब हम कहेंगे जो cos फाई की वैल्यू है वो अधिकतम प्राप्त होगी। अब देखिए मान लिखिए एक बार इसके अंदर, तो आई बराबर क्या आएगा देखना, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2, अब है अंडर रूट I1 फिर अंडर रूट I2 और cos 0, या यहाँ पर आप सीधा प्लस 1 लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है भाई। देखो मैंने कहा ना अधिकतम के लिए यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, यहाँ पर देखो एक बार, ये जो चीज आई है लास्ट में इसको फॉर्मूले में चेंज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आई का मान यहाँ पर मिलेगा मैक्सिमम, पहली बात तो ये ध्यान रखें, बराबर मिलेगा कितना, देखिए कितना मिलेगा, यहां मैं लिख सकता हूं अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर कर दो, आप क्या कर दो, होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर करोगे आपको ये जो संपोषी के लिए क्या प्राप्त हो जाएगी, संपोषी व्यतिकरण के लिए आपको प्राप्त हो जाएगी तीव्रता का फॉर्मूला, आई मैक्सिमम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको यदि ओपन करेंगे तो ये आएगा, देख लेना कैसे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे I1 का तो अंडर रूट हट जाएगा और I1 रह जाएगा, बी स्क्वायर मतलब I2 के ऊपर अंडर रूट है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट के I2 रह जाएगा, और 2 ये a रहा ये b रहा, ठीक है। ये तो हो गई किसके लिए बात बोलो, संपोषी व्यतिकरण के लिए। अब अपन बात करते हैं विनाशी के लिए। तो विनाशी में आपको बता रखा है भाई क्या होना चाहिए, हम विनाशी में कहते हैं कि cos फाई की वैल्यू है ना वो मिनिमम होनी चाहिए, और कितनी होती है -1, यानी यही फॉर्मूला वापिस अपन यूज करेंगे लेकिन इस बार -1 लिखेंगे तो आई बराबर क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और साथ में यहां पर रखेंगे -1, ठीक है भाई, ये -1 रख दीजिए। अब देखिए आप, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है, -1। अब जब माइनस से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, देखो I1 प्लस I2 प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस कर देना, और 2 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2। अब यहां पर तो देखो प्लस वाला फॉर्मूला बना था, यहाँ पे माइनस वाला बन जाएगा। देखो इसको यहां प्राप्त होगी आई मिनिमम, बोलो क्या प्राप्त होगी, आई मिनिमम कितनी, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये प्राप्त होगा आपको, ठीक है भाई। तो ये अपन ने कर ली है परिणामी तरंग, मतलब प्रकाश के व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग आती है उसकी तीव्रता, उसके लिए मैंने आपको संपोषी और विनाशी दोनों के लिए ये देखो एक साथ आप कंप्लीट उतार लीजिए। पहले अपन ने आयाम वाले फॉर्मूले से इसको 3 समीकरण बना के, और फिर इसका पहले तो परिणामी तरंग की तीव्रता निकाली, इसके बाद में अपन ने संपोषी और विनाशी दोनों के लिए भी कर लिया, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक रहने वाला है अपने यंग का द्विस्लिट प्रयोग, बोलो क्या रहेगा, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। अब अभी अपन ने जो घटना पढ़ी है व्यतिकरण में, तो व्यतिकरण को प्रायोगिक रूप में जो दर्शाया था, मतलब उसमें प्रयोग करने वाले कौन थे, तो वो थे थॉमस यंग। क्या नाम है वैज्ञानिक का, थॉमस यंग। थॉमस यंग ने क्या करा, व्यतिकरण के लिए प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, और उस प्रयोग के द्वारा हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में व्यतिकरण में किस प्रकार से संपोषी व्यतिकरण होता है, किस प्रकार से विनाशी होता है, और उसकी स्थिति भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो
वही अपन यहाँ पे करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इन्होंने बताया क्या। तो यंग का जो द्विसलिट प्रयोग है, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले यहां लिया एक सोडियम बल्ब, क्या लिया भाई, सोडियम लैंप, इस प्रकार से ले लिया सोडियम लैंप। अब देखिए, हमें व्यतिकरण यदि समझना है तो उसकी शर्तें अपन को पहले पता होनी चाहिए। और शर्तें मैंने ये बताई थी कि एक तो जो तरंगे आप ले रहे हो उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, उनका आयाम बराबर होना चाहिए, एक ही दिशा में वो क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, ठीक है, तरंगदैर्घ्य उनका सिमिलर होना चाहिए, तो और कला संबद्ध होनी चाहिए। तो कला संबद्ध के लिए हमेशा ध्यान रखें, कोई भी दो या दो से अधिक तरंगे कला संबद्ध कब हो सकती है, जब वो किसी एक ही स्रोत से प्राप्त होंगे। तो यहाँ हमारे लिए जो सोडियम लैंप है, यहाँ से हम कहेंगे कि इसी एक ही स्रोत से कुछ तरंगे निकलेगी। और इसके सामने इन्होंने क्या रखा भाई, यहाँ रखा एक इस प्रकार से एक स्लिट रख दी। क्या रख दी भाई, एक स्लिट। या मान लो एक जो अपना गत्ता आता है ना, मतलब इस टाइप में, ये लकड़ी का या आप मान लो अपने कागज का, और इसके अंदर है ना इस प्रकार दो झिर्रियां काट दी। क्या काट दी बोलो, जिसको अपन बोले यंग का द्विस्लिट, ये दो स्लिट है, दो स्लिट या आप दो छिद्र मान लो, आप क्या मान लो, दो छिद्र। अब देखना आप, यहां पर तो मैंने इसको ऐसे खड़ा दर्शाया है, इसी को आप सामने से देखोगे तो ये आपको एक बिल्कुल एक लाइन में दिखेगा। और यहां जो स्लिट आपके लिए इन्होंने, ये इस प्रकार से ये दो स्लिट का, ठीक है। अब बिल्कुल ये पास पास में है दो स्लिट है, या फिर आप इस प्रकार से बना सकते हैं उसको, वापिस से बना देते हैं। देखो ये इस प्रकार, ये आपकी स्लिट फर्स्ट है, तो S1 नाम दे देते हैं, इसका नाम S2 रख देते हैं, ठीक है। दो छिद्र कर दिए, ध्यान से समझना आप। अब देखिए आप, इस सोडियम लैंप से क्या निकलेगी बोलो, सोडियम लैंप से निकलने वाली तरंगे इस प्रकार से चलेगी, ठीक है। और चलती हुई किस में से गुजरेगी, S1 और S2 में से। तो मान लेते हैं ये तरंग निकली किस में से, S1 से, और ये तरंग यहां से चली S2 से। अब ये जो तरंगे हैं आवर्ती समान है, आयाम समान है, तरंगदैर्घ्य समान है, और एक ही दिशा में संचरित हो रही है। अतः हम कह सकते हैं ये क्या, यहाँ पर कौन सी घटना होने वाली है, मतलब व्यतिकरण की घटना बिल्कुल यहाँ पे होगी। किस प्रकार से, उसको देखने के लिए इन्होंने क्या करा, उसको देखने के लिए इन्होंने इसके पीछे रख दिया एक पर्दा। क्या रख दिया भाई, ये रख दिया एक पर्दा इस प्रकार से। बोलो ये क्या रखा हुआ है, ये रख दिया आपके यहाँ पे एक पर्दा, स्क्रीन रख दिया आप, एस मान लो आप स्क्रीन, जिससे अपन आसानी से यहाँ पर देख सके कि किस प्रकार से तरंगों का व्यतिकरण यहाँ पे घटित हो रहा है। अब देखना आप, इन्होंने क्या देखा कि जब ये तरंगे, यहाँ बहुत सारी तरंगे चलती है, ठीक है ना, जब ये तरंगे एक दूसरे से मिलती है, इन्होंने देखा कि कुछ जगह तो बिल्कुल अंधेरा सा, कहीं कहीं पे तो क्या मिला भाई, बिल्कुल अंधेरा, यानी कि इसको कह सकते हैं अपन डार्क, डार्क एंड अंधेरा हो गया भाई। और हिंदी में बोले तो अदीप्त, हिंदी में क्या बोलेंगे बोलो, अदीप्त। और कहीं कहीं पे क्या मिला, इस प्रकार से ब्राइट मिला। ब्राइट का मतलब दीप्त, भाई ब्राइट का मतलब तो क्या लिखोगे, दीप्त, और डार्क का मतलब हो जाएगा अदीप्त। इस प्रकार से एक पैटर्न दिखाई। फिर यहां पर फिर से देखो, ब्राइट आ गया, ब्राइट के बाद में फिर से डार्क हो जाएगा, डार्क के बाद में फिर से ये ब्राइट, ये पैटर्न इनको दिखा इस पर्दे पर।
ठीक है भाई। अब आप देख रहे हो कि पर्दे पर कहीं पे दिख रहा है दीप्त, मतलब कहीं पे तो हो रहा है बहुत ज्यादा उजाला, या आप कह सकते हो तीव्रता बहुत ज्यादा, और उसी के साथ में क्या दिख रहा है, आपको अंधेरा भी दिखाई दे रहा है। यानी कि दीप्त और अदीप्त ये जो पैटर्न बन रहा है, इससे हमारे को यह पता चलता है कि जहां जहां प्रकाश की तीव्रता, ध्यान से बात सुनना आप, ये जो अदीप्त की स्थिति है, यानी कि यहां कहीं ना कहीं जो तरंगे इस प्रकार से मिली है कि इनके बीच में कौन सा व्यतिकरण हुआ, विनाशी व्यतिकरण। यानी जब विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तब डार्क प्राप्त हो रहा है, और जब संपोषी व्यतिकरण हो रहा है उस दौरान क्या हो रहा है बोलो, उस दौरान हमारे को दीप्त प्राप्त हो रहा है, ब्राइट प्राप्त। बात समझ में आ गई आपको? ये आपका प्रयोग था किसका, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। अब ये तो हुआ थ्योरी और इसका डायग्राम। बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि इस प्रयोग के दौरान इन्होंने और क्या बताया। देखिए यहां अपने को इसके बाद निकालना होता है दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों, इनको क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं इनको। ये जो बनी है ना ऐसे पैटर्न, इसको बोला जाता है फ्रिंज है। तो दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति क्या निकालेंगे बोलो, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति। वो थ्योरी पोर्शन था, थ्योरी और डायग्राम आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्लिट से दो छिद्र है, दो छिद्र के बाद में आपके पर्दा लगाया हुआ है, इस पर्दे पर आपको कहीं पे तो डार्कनेस प्राप्त होता है, कहीं पे ब्राइट। अतः जहाँ संपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहां आपको दीप्त प्राप्त होगा, और जहां आपके डार्क प्राप्त हो रहा है इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर और बता देता हूँ। ये जो स्लिट और पर्दा है इसके बीच की दूरी अपन कैपिटल डी मान के चलेंगे, ध्यान रखना। और ये जो S1 और S2 है इनके बीच की दूरी स्मॉल डी लेंगे अपन। कितनी लेंगे बोलो, स्मॉल डी, S1 और S2, क्योंकि इसी डायग्राम को मेरे को वापस से यूज करना है किसके लिए, जब मैं दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालूंगा। अब उसके लिए हमारे को और चीजें क्या चाहिए, तो आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी। देखो आपने संपोषी के लिए संपोषी और विनाशी इन दोनों के लिए कलांतर भी पता है आपको और पथांतर भी पता है। यदि बात करें डेल फाई की तो वो था 2n पाई, और यदि बात करें अपन डेल एक्स की तो वो हमारे था n लेमडा। ठीक है, और यहाँ डेल फाई की बात करें तो 2n+1 और साथ में था पाई, और यहाँ डेल एक्स की बात करें तो वो था 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है, और आपसे पूछे कि यहाँ n बराबर आप क्या लेते हो, तो n बराबर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से आगे चलें। ये आपका कंप्लीट बेस तैयार हो गया किसके लिए, अब अपन जो आगे चीज याद करने वाले। अब आगे वाले टॉपिक यहीं से आगे की शुरुआत होगी। ठीक है भाई, किस प्रकार से होगी देखो, डायग्राम फिर से बनाएंगे अपन। तो यहां मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं एक बार, आप देखिए इस प्रकार से ये स्लिट बना रहा हूं मैं, इस साइड बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, और यहां सामने ये स्क्रीन यानी पर्दा। अब ध्यान से समझना बात, जो दूरियां हैं यहाँ पर उसको देखिए पहले। ये S1 है और ये S2 है, इनके बीच की दूरी कितनी मानेंगे बोलो, अपन ने मानी स्मॉल टी, वो वहां पे मानी हुई है। और इन दोनों स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी। आगे देखो आप, अब अपन एक यहाँ मध्य लाइन ले रहे हैं, बिल्कुल यहाँ बीचों बीच इस प्रकार से। ठीक है भाई, मिडल में ये ले लिया, और इसको आप नाम दे दीजिए, यहां अपन मान लेते हैं ओ। ठीक, अब देखिए आप, हमारे पास पथांतर है दोनों का, ये भी पथांतर ही तो है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले निकालेंगे स्थिति ज्ञात करने के लिए पथांतर। क्या ज्ञात करने वाले हैं, पथांतर। पथांतर के लिए मैं पहले ही बता देता हूं किस प्रकार से निकाला जाएगा। मान लो ये एक प्रकाश तरंग है ए बी, क्या है बोलो, ए बी, और एक दूसरी है जो है आपकी सी बी। ठीक है, ए बी और यह है सी बी। आपको पूछे कि इनमें से कौन सी तरंग ने ज्यादा डिस्टेंस तय करी, तो आप कहोगे सी बी ज्यादा चली।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ यदि आपको पदांतर चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए, तो सी बी में से क्या घटा देंगे बोलो, ए बी अपन माइनस कर लेंगे। तो क्या बच जाएगा, आपका जो पद का अंतर है, दोनों के द्वारा तय किए गए पदों का अंतर, वो पदांतर है, वो हमारे यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। तो इस चीज को अपन यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सेम टू सेम यहाँ पर देखिए आप, पहली प्रकाश जो आपकी तरंग है वो यहां से चलेगी, और मान लेते हैं ये यहां से चली इस जगह, ठीक है, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए P, ये S1P, और दूसरी जो यहां से चलेगी इस प्रकार से, इसका नाम हो जाएगा S2P। अब आपसे पूछे बताइए यहां पर पथांतर, देखना आप, यदि आप यहां पर पथांतर की बात करोगे तो कितना आएगा भाई पथांतर, यहां आएगा पथांतर डेल्टा एक्स बराबर, हम कहेंगे ज्यादा किसने दूरी तय करी, तो ज्यादा दूरी है S2P की, उसमें से माइनस क्या करेंगे S1P, उसमें से क्या करेंगे माइनस S1P, ये आपको निकालना है, ठीक है। डेल एक्स बराबर S2P माइनस S1P आपको ज्ञात करना है। अब वो जो डेल एक्स आएगा उसको एक बार हम किसके लिए रख देंगे, समपोषी के लिए, तो समपोषी की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, उसी को हम रख देंगे विनाशी वाले के बराबर, तो विनाशी की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से दोनों स्थिति हमारे को प्राप्त हो जाएगी। और इस डायग्राम में आपको क्या समझना है तो वो सुन लो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, इसको अपन मानेंगे भाई xn, बोलो क्या मानेंगे xn, ये स्थिति में मान रहा हूं भाई xn, मतलब nवी स्थिति, nवे फ्रिंज की बात हो रही है, nवे संपोषी और विनाशी की बात, तो इसको xn मान रहे हैं। और देखिए अब ये जो यहां दिख रहा है ना आपको, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंब खींचना पड़ेगा, बोलो क्या खींचना पड़ेगा यहां से, इस प्रकार से एक, और इसका नाम आप दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए आप m, क्या नाम दे दिया मैंने m, और एक यहां से लंब खींच दीजिए और इसका नाम रख दीजिए आप n, ठीक है। अब सुनो आप, और आपको क्या डायग्राम के अंदर और क्या चीजें पता रहनी चाहिए, तो देखिए जब यहां से यहां तक पूरी d है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी बोलो, ये यहां से यहां तक रहने वाली है आपके d/2, ठीक है, और यहां से यहां तक भी कितनी रहने वाली है, आप कहोगे सर ये भी d/2, ये चीजें आपके पहले क्लियर होनी चाहिए डायग्राम के अंदर, बाकी सारी चीजें इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। ये xn है इस प्रकार से। अब सबसे पहले मेरे को देखो S2P और S1P निकालना, तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ S1P और फिर निकालूंगा मैं S2P, एक निकाल लो, दूसरी बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगी। कैसे, देखिए आप, आपको करना क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल काम करना है, मेरे को चाहिए S1P, तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखिए आप, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, कौन सा S1, देखो आप S1MP, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या, बिल्कुल S1MP या PMS1, PMS1 आपकी इच्छा है जो मान लो आप, ये आपको लेना है ट्राइंगल। जैसे आप ये ट्राइंगल लेते हो, देखना क्या बनेगा, आप लिखिए यहां पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PMS1 में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण कौन है S1P, कर्ण यहाँ पर है S1P का होल स्क्वायर बराबर आधार कौन है, आधार है S1M, S1M का स्क्वायर प्लस लंब कौन है, ये है आपका PM का स्क्वायर। ये अपन ने पहले लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको इसके अंदर वैल्यू तो रखनी है भाई, S1P तो निकालना है, तो S1P रख दो, S1P का होल स्क्वायर है जैसे रहने दो बराबर S1M कितना है, बोलो S1M है यहां से यहां तक, ये बोलो ये कितना है, जितना ये है, ये कितना है, जितना ये है। अब आप कहोगे सर ये तो तीनों ही डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, यानी कि हम यहाँ पर वैल्यू लिखते जाएंगे, कितने लिखेंगे बोलो, यहाँ लिखेंगे कैपिटल डी का स्क्वायर, किसकी जगह S1P की जगह, S1M की जगह। अब है PM, बोलो PM की वैल्यू आपको पता है क्या, PM ये वाला आपको निकालना है इतना सा, बोलो कितना चाहिए हमारे को, हमें तो चाहिए यहाँ से PM तक, लेकिन हमें पता नहीं है, बाकी यहाँ से यहाँ तक जरूर पता है हमें कितना है d/2। एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक है xn, बोलो कितना है xn, xn में से क्या घटा दो, d/2 घटा दो, तो कितना बचेगा बोलो,
यहाँ से यहाँ तक ही बचे, है कि नहीं। आप डायग्राम को अच्छे से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, बोलो ये इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, एक्स एन में से हमें घटाना है d/2 और ऊपर क्या लगा दो, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और काम कर दो, S1P का होल स्क्वायर बराबर, अब मेरे पास यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसमें से मैं आपके कॉमन लेऊंगा d का स्क्वायर। बोलो क्या कॉमन ले रहा हूँ, d स्क्वायर। आप कहोगे सर यहाँ तो कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, फिर आप कैसे ले रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन आया तो आप कितना लिखोगे, बोलो 1 लिखोगे ना, प्लस, ध्यान से समझना आप, यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है तो जब भी फिजिक्स के अंदर अपन या कहीं पे भी कॉमन ले रहे हो और कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके भाग में लिख देते हैं, है क्या भाई। नहीं है तो उसके क्या कर दो, बटे हुए में लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा आपके एक्स एन माइनस d/2, ये तो ऊपर रह जाएगा, और इसके बटे हुए में क्या कॉमन लिया आपने, डी स्क्वायर कॉमन लिया, तो डी स्क्वायर का डी स्क्वायर रह जाएगा, और ये होल स्क्वायर आगे साथ में चलेगा भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं इधर सोल्व करूंगा जिससे आपके एक पूरे पैटर्न में समझ में आ जाएगा। अब जब आपने ये कॉमन ले लिया, इसके बाद आप एक स्टेप और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ हो जाएगा आपके S1P बराबर, एक काम करते हैं इसको इधर से हटाते हैं और इधर लगा देते हैं अंडर रूट में, ठीक है भाई। तो यहाँ लिखेंगे d का स्क्वायर है ये, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस ऊपर क्या है एक्स एन माइनस d/2, ठीक है, ऊपर दो, और बटे में क्या है कैपिटल D का स्क्वायर, और फिर ऊपर क्या है होल स्क्वायर। अब एक काम और कर दो, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लगा दो भाई, पूरे के ऊपर अंडर रूट, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, जिससे होगा क्या, इसको जब सरल करेंगे तो देखना किस प्रकार से सरल होगा। S1P बराबर, यहाँ देखो d के ऊपर स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो केवल बचेगा d, ठीक है भाई, ये d बच गया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 का 1 प्लस यहाँ है एक्स एन माइनस d/2, ठीक है, और बटे में कितना है कैपिटल D का स्क्वायर, और की घात कितनी थी 2, तो 2 से फिर से क्या हट गया भाई अंडर रूट, तो ये हो गया सरल। अभी हमारे पास जो बच्चा ना, इस d को अंदर गुणा करो फिर से, तो एक बार जब d को अंदर गुणा करेंगे तो देखना क्या आएगा। एक मिनट, एक चीज यहाँ पे मिस हो रही, देखना एक बार ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे जो ये स्क्वायर होल के ऊपर लगा हुआ है ना, ये होल स्क्वायर नहीं है भाई, क्यों नहीं है देखना, इस जगह देखो आप लिखिए यहाँ पर इसका मान d का स्क्वायर लिखा प्लस एक्स एन माइनस d/2 इसका होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर मत लगाना आप, ये स्क्वायर कहाँ रखना है आपको, यहाँ अंदर रखना है भाई। बोलो कहाँ रखोगे, यहाँ अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज कर लो, इस जगह भी अपन ऊपर नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे भाई, इसके अंदर यहाँ पर, यानी ये जो स्क्वायर है ये तो यहाँ पर अंदर है, बोलो कहाँ है, ये यहाँ से हटाइए आप, इस पे पहले रखिए आप कितना, यहाँ है अंदर स्क्वायर और फिर ब्रैकेट। अब देखो आप, तो यहाँ जब स्क्वायर है तो देखो यहाँ से तो d के ऊपर स्क्वायर था तो अंडर रूट हट गया, लेकिन क्या इसके इस वाले ब्रैकेट के ऊपर जो अंडर रूट लगा हुआ है वो हटेगा क्या, नहीं। इस अंडर रूट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर घात 1/2 लिख देता हूँ। बोलो कितना लिख देता हूँ, घात 1/2, समझ गए कि आप, जिससे क्या हो सके अपने आगे की चीज यहाँ पे सोल्व हो सके। अब देखो जब d को अंदर गुणा करेंगे तो उससे पहले एक नियम बता रहा हूँ वो आपको आना चाहिए, आपने सुना भी होगा द्विपद प्रमेय, ध्यान से देख लेना एक बार, द्विपद प्रमेय। बोलो द्विपद प्रमेय होती क्या है, जैसे कहीं पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ जो पावर है n वो क्या होती है सेकंड पद के गुणा में आ जाती है। बोलो क्या हो जाती है, सेकंड डिजिट के गुणा, मतलब 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, ये आप समझ जाना। ये जो n है वो सेकंड पद के गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर करूंगा, तो इसको थोड़ा सावधानी से आप देख लेना जिससे आपके क्लियर हो जाए। ये मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, बोले S1P आपके जो आएगा वो आएगा d ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, अब देखो घात कितनी 1/2 है ना, वो इसके गुणा में आ जाएगी, यानी कि एक्स एन माइनस d/2 का होल स्क्वायर है वो तो ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 2d स्क्वायर। बोलो क्या आ जाएगा, 2d का स्क्वायर। अब और कर एक काम कर दो, d का फिर से अंदर गुणा कर दो, जब d को अंदर गुणा करोगे S1P कितना आएगा, बोलो अंदर गुणा करने पर इसको इससे गुणा करेंगे तो d आ जाएगा प्लस, अब देखो d इससे गुणा होगा तो एक बार d कट देगा, तो क्या बचेगा एक्स एन माइनस d/2 ऊपर है स्क्वायर और बटे में एक d कट जाएगा तो 2d तो बचेगा, ये 2d बच गया,
इस प्रकार से आपके क्या प्राप्त हो गया, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, हमने क्या प्राप्त कर लिया बोलो, S1P। और हमें देखो S1P चाहिए और एक चाहिए S2P। S2P निकालना बिल्कुल आसान है, कैसे देखना, S2P कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिखना है इसी प्रकार। बोलो क्या लिखना है, इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या करना है, S2P निकालना है। कैसे देखना, D की जगह D रहेगा प्लस। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके लिए आप त्रिभुज कौन सा लोगे, ये वाला, है कि नहीं भाई। इसमें पाइथागोरस पर में लगाओ, S2P का स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे, यहाँ तो S2N आएगा। अब S2N का हो चाहे S1M, ये तो D रहने वाला, तो यहाँ पर सेम चलेगा। फिर देखो यहाँ लिखेंगे PM की जगह PN, क्या लिखेंगे PN। जब PN की वैल्यू निकालोगे तो XN में क्या जोड़ोगे, ये भी D/2 है कि नहीं है, तो इस बार प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था और अब की बार क्या हो जाएगा बोलो, प्लस। बस यही फर्क रहने वाला है, और कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा भाई। ठीक है, और कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां आप लिख सकते हो D प्लस, यहां हो जाएगा XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2D। ये वैल्यू आ जाएगी आपके समीकरण नंबर 3, और किसकी प्राप्त हुई, S2P। अब आप 2 और 3 से कहां पर रख दो वैल्यू, समीकरण 1 में। आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल x प्राप्त हो जाएगा। लिख दीजिए समीकरण 2 में 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो डेल x बराबर कितना प्राप्त होगा, S2P की वैल्यू हमारे पास ये है, D प्लस XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर बटे हुए में 2D। फिर माइनस करना है, माइनस ये वाली चीज, तो देखो क्या हो जाएगा, D फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर और बटे हुए में 2D। अब जो कट रहा है काट दीजिए एक बार, देखो इस प्लस D से माइनस D कट रहा है, तो एक बार तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये एक साथ उतार लो यहां तक, इसके बाद मैं आगे सोल्व कराऊंगा। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं कि इसमें आगे कैसे सोल्व होगा। बिल्कुल इजी है भाई, डेल x बराबर, दोनों में एलसीएम तो 2D आएगा, क्योंकि देखो नीचे तो 2D चल रहा है। अब ऊपर देखना, इसमें भी होल स्क्वायर, इसमें भी होल स्क्वायर, लेकिन दोनों में सूत्र, एक में तो लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक में लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों सूत्र याद है ना आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस वाले में सब जगह प्लस, लेकिन माइनस वाले में केवल 2ab के सामने माइनस। ये आपको फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं भाई। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दीजिए 2ab। अब यहाँ सरल करो, a का स्क्वायर मतलब xn का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 2, a कौन है xn और d b कौन है D/2। ठीक, अब माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस में ध्यान रखना केवल ये वाली चीज प्लस होगी, बाकी दोनों माइनस, यानी xn का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा बोलो, D स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों तो क्या है प्लस के, इसलिए बार माइनस से माइनस हो गया। अब ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ लिखेंगे 2, a कौन है xn और b कौन है D/2। अब एक बार सरल करो कौन कौन हो रहा है, देखिए xn का स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, D²/4 प्लस का, ये माइनस का, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, सारे कैंसिल हो गए क्या, देख लो। तो बचा क्या भाई, यहां बचेगा डेल x बराबर, ऊपर बचा XND प्लस XND और बटे में 2 कैपिटल D। यही तो बचा, ये प्राप्त हुआ आपके पथांतर। अरे बोलो क्या प्राप्त हुआ, पथांतर। इसी पथांतर का यूज आप दो तरीके से करोगे, एक बार संपोषी के लिए और एक बार विनाशी के लिए। किस प्रकार से, देखिए इधर बात करें अपन संपोषी की, तो संपोषी में रख दीजिए, संपोषी में डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, हम कहते हैं एन लेमडा। बोलो कितनी होती है, एन लेमडा। और हमारे कितना आया बोलो, हमारा आया इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ के लिख दो रे भाई, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2xnd बटे 2d, तो 2 से 2 कट जाएगा और यह हो जाएगा xnd।
बाई कैपिटल डी। अब यहाँ लिख दो इसके बराबर में ये वाली वैल्यू एक्स एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स एन की वैल्यू चाहिए, समपोषी के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ से एक्स एन निकाल लो, यहाँ से निकाले एक्स एन तो देखना कौन, ये डी जाएगा गुणा में तो एन लेमडा कैपिटल डी बट्टे एक्स एन के गुणा में स्मॉल डी है, नीचे आ गई। यानी कि कहीं पे आपको समपोषी की स्थिति निकालनी हो तो आप क्या करोगे, समपोषी कौन सा चाहिए आपको, कितने नंबर का चाहिए, एन की जगह लिख देना लेमडा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, डी कैपिटल डी दोनों स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, स्मॉल डी दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। इसकी सहायता से अपन समपोषी वाली स्थिति निकाल सकते हैं। और दूसरा निकालेंगे विनाशी के लिए, तो विनाशी में आपको क्या करना है बोलो, यही जो डेल एक्स आया आपके, डेल एक्स कितना प्राप्त हुआ, एक्स एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, इसको बराबर करो विनाशी के लिए, विनाशी के लिए होता है 2n + 1 और यहाँ होता है लेमडा बाई 2। अब हमें क्या चाहिए, एक्स एन चाहिए तो रख दीजिए एक्स एन की वैल्यू, यहाँ मुझे चाहिए एक्स एन बराबर, देखना आप 2n + 1 स्मॉल, ये लेमडा है, ये कैपिटल डी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा और नीचे आएगा ये तो 2d हो जाएगा। अब बोलो ये किसके लिए है, ये तो है दीप्त के लिए, ये तो किसकी स्थिति है, दीप्त फ्रिंज की, ये तो है दीप्त फ्रिंज की स्थिति, ठीक है, और ये है आपके अदीप्त फ्रिंज। क्योंकि अपन ने किसको किसके बराबर किया, एक बार पतांतर को समपोषी के पतांतर के बराबर करा और एक बार अपन ने विनाशी के पतांतर के बराबर इसको लिखा, ठीक है। तो ये स्थितियां प्राप्त होने वाली है आपके दीप्त और अदीप्त की। व्यतिकरण की घटना में अपन ने अगला जो अनुप्रयोग पढ़ा है वो कौन सा है बोलो, प्रयोग नंबर है जिसको हम कहेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ये इस प्रकार आपके सामने है विथ डायग्राम कंप्लीट, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, उतार सकते हो आप आराम से, ये हो गया कंप्लीट। और अपन ने दीप्त और अदीप्त की स्थिति भी कर ली है, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, देखो अपना जो चैप्टर है मैंने कहा था 3 घटनाएं इसमें पढ़ने वाले हैं, एक व्यतिकरण, विवर्तन और दूरवर्ण। तो व्यतिकरण अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और व्यतिकरण में अपन यंग का द्विस्लिट प्रयोग पढ़ रहे थे और इसमें भी अपन ने दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति तो ज्ञात कर ली है, केवल इनकी चौड़ाई बची, एक तो केवल चौड़ाई बची जो अपन अगले वीडियो में करेंगे, और चौड़ाई के बाद हम सीधा क्या पढ़ेंगे, विवर्तन, ठीक है। तो अगली क्लास में लगभग अपना चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ तक तैयार रखें जिससे अगली क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।